नजमा ने दरवाजा खोला तो राबिया को सामने खड़ा देखकर खुशी से अपने गले लगा लिया। वो उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर लाते हुए बोली, इतने दिन बाद तुम्हें मेरी याद आई? ये शहर क्या छोड़ा, तुम तो मुझे ही भूल गई। राबिया सोफे पर बैठते हुए बोली, नहीं भूली नहीं, तुम्हारी याद तो अक्सर आती है, लेकिन मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाई। यहाँ अपने भाई के घर फंक्शन में आई तो सोचा कुछ देर के लिए तुमसे भी मिलाऊं। नजमा ने कहा, हाँ मैं समझ सकती हूँ, ऑफिस के साथ साथ घर में भी तुम बिजी रहती हो, लेकिन तुम खुशनसीब हो, भरा पूरा घर है तुम्हारा, पोते पोतियों से घर में रौनक रहती है। यहाँ देखो मेरे घर में कितना सन्नाटा है, अकेले बोर हो जाती हूँ। फिर वो सोफे से उठते हुए बोली, तुम बैठो, मैं अभी गैस पर चाय चढ़ा कर आती हूँ। नजमा के किचन में जाने के बाद सोफे पर रखे उसके मोबाइल पर मैसेज आया, मिसिंग यू। मैसेज भेजने वाले का नाम एहसान देखकर राबिया सोच में पड़ गई, ये एहसान कौन है? नजमा ने तो मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। तभी नजमा किचन से वापस आ गई। राबिया ने उससे पूछा, नजमा ये एहसान कौन है? एहसान का नाम सुनते ही नजमा के चेहरे के भाव बदल गए। राबिया ने कहा, तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जब मैं यहाँ थी तो तुम मुझसे अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर करती थी। नजमा ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, काफी वक्त से तुमसे बात भी तो नहीं हो पाई, इसलिए तुम्हें नहीं बता पाई। ये मेरे फ्रेंड हैं, कुछ महीनों पहले ही मेरी इनसे फ्रेंडशिप हुई। राबिया तुम तो जानती ही हो, अपने शौहर की मौत के बाद मैंने अपने बच्चों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढी, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढ ली। बेटी की शादी के बाद वो ससुराल की होकर रह गई और बेटा शादी करके घर जवाई बनकर अपनी ससुराल में ही सेटल हो गया। पहले जब तुम यहाँ थी तो तुम्हारे साथ बातें करके अपना दिल हल्का कर लेती थी, बाकी तो मेरी किसी से ऑफिस में इतनी अच्छी जान पहचान नहीं थी। लेकिन जब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया तो मैं और अकेली हो गई, बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त गुजारने लगी। वहीं पर मेरी एहसान से दोस्ती हो गई, हम दोनों चैट करने लगे। दरअसल हमारा अकेलापन ही हम दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। उनकी बीवी शादी के कुछ साल बाद ही गुजर गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनका एक बेटा है जो अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश में बस गया। वो वहीं जॉब करता है। वो अपने पोते पोतियों से वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं। एहसान साहब वहाँ जाना नहीं चाहते और उनका बेटा यहाँ वापस आना नहीं चाहता। एक्चुअली हम दोनों के पास बहुत सारी बातें हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता। हमारे अपनों के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को सुनाकर अपना दिल हल्का कर लेते हैं। हम लोग ज्यादातर अपने बच्चों के बारे में ही बातें करते हैं। उन्होंने भी अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की, जैसे मैंने अपने बच्चों की करी। शुरू शुरू में तो हमारे बीच सिर्फ गैर जरूरी बातें ही होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे बीच फासले कम होते गए। हम दोनों अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगे, अपने सुख दुख शेयर करने लगे। एक रोज एहसान साहब ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। ना जाने क्यों मैं भी राजी हो गई। फिर हम एक कॉफी शॉप में मिले। उम्र हो जाने के बावजूद भी वो बहुत रौबीले और अट्रैक्टिव लग रहे थे। पहली मुलाकात में ही मैं उनकी बिहेवियर से काफी इम्प्रेस हुई। वो बहुत ही शांत मिजाज के इंसान हैं। हम रोज फोन पर बातें करने लगे। एक दूसरे की वजह से हम दोनों को अपने अकेलेपन से छुटकारा मिला। मैं उनसे इमोशनली कनेक्ट हो गई। एक दिन भी उनसे बात ना हो तो मेरे दिल को सुकून नहीं आता। धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं। मुझे इस कदर उनसे नजदीकियां नहीं बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन वो पीछे हटना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने उनको समझाया कि हमें इस रिश्ते को और ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। जिस रास्ते पर चलकर मंजिल तक ना पहुंच सके, ऐसे रास्ते पर चलने का क्या फायदा। मैंने उनसे बातें करना कम कर दी। एक दिन मेरी काफी तबीयत खराब थी तो मैं एहसान साहब की कॉल रिसीव नहीं कर पाई। मैंने बस उनको मैसेज कर दिया कि तबीयत ठीक न हो पाने की वजह से मैं फिलहाल आपसे बात नहीं कर सकती।
तो उनका रिप्लाई आया, वो मेरे घर आना चाहते थे, मुझसे मेरा एड्रेस सेंड करने के लिए कहा, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करके कहा कि वो कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाए, लेकिन उसके बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो मजबूर है, ये कहकर उसने आने से मना कर दिया। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने एहसान साहब को अपना एड्रेस सेंड कर दिया। वो मेरे घर आए और अपनी गाड़ी से मुझे हॉस्पिटल ले गए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में एक साथी का होना कितना ज़रूरी होता है, जो ज़रूरत के वक्त सहारा दे। जब मुझे ज़रूरत थी, उस वक्त एक ऐसे इंसान ने मेरी मदद की जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। उसके बाद हम दोनों अक्सर मिलने लगे। बीच पर जाते, वहाँ बैठकर समंदर की लहरों को देखते हुए घंटों बातें करते। मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने अपने लिए जीना शुरू कर दिया। मैंने तो अपनी ख्वाहिशों को कई साल पहले ही मार दिया था, अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। एहसान साहब से मिलने के बाद मेरी बेरंग जिंदगी में फिर से रंग भर गए। हम दोनों को एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत थी। हमारे बीच एक बहुत खूबसूरत रिश्ता कायम हो गया, लेकिन उस रिश्ते का कोई नाम नहीं था। इसलिए एहसान साहब ने सोचा कि क्यों ना इस रिश्ते को नाम दिया जाए और मुझसे निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन जब उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो उस वक्त मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए मैंने ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि हमारा रिश्ता तो दिल का रिश्ता है और ये रिश्ता सबसे पाक होता है, इसलिए हमारा रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो सारी ज़िंदगी मेरा इंतज़ार करेंगे। फिर मैंने भी सोचा कि अभी तो सारा दिन ऑफिस में गुजर जाता है, लेकिन ये बैंक की नौकरी भी बस कुछ ही सालों की रह गई है। रिटायरमेंट के बाद तो मैं इस घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाऊंगी। तभी अकेलापन मुझे और सताएगा। अब मेरी भी उम्र हो गई है, पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। बस यही सोचकर मैंने उन्हें अपनी रजामंदी दे दी। मैंने वही फैसला लिया जो मुझे अपने लिए सही लगा। सारी जिंदगी बच्चों के बारे में सोचा, उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनकी शादी, लेकिन अब वो दोनों अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं। इसलिए अब मैंने अपने बारे में सोचा तो क्या गलत किया। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। मेरे बेटे को जब ये मालूम हुआ कि मैं शादी करना चाहती हूँ तो उसने मुझसे बात ही करनी बंद कर दी। उसके मुताबिक इस उम्र में मुझे ऐसा सोचने का कोई हक नहीं, लेकिन मुझे अपनी बेटी से उम्मीद थी कि वो मेरे जज्बातों को ज़रूर समझेगी, लेकिन उसने भी मुझे ही गलत साबित कर दिया। उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मेरे ऐसा करने से उसकी वहाँ कितनी बेइज्जती होगी, उसे सबकी कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन मैं यहाँ अकेले कैसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ, ये बात पूछने के लिए उसे फ़ोन करने का भी टाइम नहीं मिलता। मेरे बेटे ने लव मैरिज की, वो भी दूसरी कास्ट की लड़की से। मैंने सोसाइटी की नहीं बल्कि अपने बेटे की खुशियों की परवाह की। वैसे तो मेरे बच्चे बहुत एडवांस ख्यालात के हैं, लेकिन जब बात मेरी ज़िंदगी की आई तो अचानक से रूढ़िवादी बन गए। वैसे एहसान साहब का बेटा भी उनके इस फैसले से कुछ खास खुश तो नहीं है, लेकिन उसे कोई एतराज़ भी नहीं। बच्चे हमारे फैसले में हमारा साथ दें या ना दें, पर हम दोनों ने वादा किया है कि जब तक जिंदा हैं हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। राबिया ने नजमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नजमा, तुमने अपने मुस्तकबिल के लिए जो भी फैसला लिया है, यकीनन मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी खुशियाँ और अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचने का पूरा हक है। एक न एक दिन तुम्हारे बच्चों को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। नजमा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, राबिया, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे इस फैसले में तुम मेरे साथ हो। कम से कम तुमने तो मेरे जज्बातों की कदर की। मेरे अपने बच्चों ने ऐसे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। काश वो दोनों ये बात समझ पाते कि उम्र के जिस पड़ाव से मैं गुजर रही हूँ, मुझे भी एक साथी, एक हमसफ़र की ज़रूरत है, जिसके साथ मैं वक्त बिता सकूँ, अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ, जो मेरा सहारा बने। नजमा और एहसान को एक दूसरे में अपना हमसफ़र नज़र आया, इसलिए उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी साथ में गुजारने का फ़ैसला लिया।
बुढ़ापे में हम सफर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन कभी हालात साथ नहीं देते तो कभी अपने लोग साथ नहीं देते। उम्र का हर पड़ाव इंसान के लिए नए तजुर्बे और नई ख्वाहिशें लेकर आता है। आपको उम्र के हर पड़ाव में खुद के अंदर जिंदगी को लेकर जोश कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर पड़ाव में अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। अगर अपनी सोच बदलेंगे और नकारात्मक विचारों को खत्म कर लेंगे तो इससे आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।